और जो अभी आंकड़ा जो दिख रहा है इससे तो स्पष्ट हो जा रहा है कि उनकी सरकार बन रही है और जीत की बधाई दे रहा हूँ। और रहा कि इस पे हम लोग आने वाले समय में मंथन करेंगे कि कैसे हुआ क्या हुआ। अभी तो पहले फर्स्ट दृष्टिकोण से अब जो हम देख रहे हैं कि मोदी जी की भाषा से रेवड़ी बांट के सरकार बनाना, तो वो हमें दिख रहा है कि महिला का जो है वोट जो है नीतीश जी को प्राप्त हुआ, महागठबंधन से दूर हो गया। चाहे जाति वर्ग जो भी हो, 10,000 रुपये के लिए उन्होंने वोट नीतीश जी को किया। और नीतीश जी का अंतिम चुनाव भी था, तो नीतीश जी पिछले 20 साल से महिला के लिए उन्होंने काम किया है और यहाँ पे 10,000 रुपये बांट के उन्होंने सरकार अपनी बचा ली और एक अच्छे नंबर के साथ सरकार बना रहे, इसके लिए बधाई है। बाकी इस पर और भी बहुत सारा मंथन होना, कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण हम लोग लड़ाई से बाहर हैं। नतीजों को आप स्वीकार करते हैं, जो जनादेश है उसको आप स्वीकार करते हैं? अभी हमारे नहीं स्वीकार करने से कोई चीज बदलने वाला है क्या? नहीं स्वीकार करने से कुछ बदलने वाला है? पूछ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये बिहार की जनता की का जनादेश नहीं, ज्ञानेश गुप्ता का जनादेश है। तो क्या आप इससे सहमत हैं या आप नतीजों को स्वीकार करते हैं? देखिए, अभी जो हो रहा है हमारे नहीं कहने से भी कुछ बदलने वाला है नहीं। हम लोगों ने इसके लिए कई लड़ाई लड़ा, रोड पर उतर के आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ वोटर अधिकार यात्रा में हम लोगों ने घूम घूम के पूरे बिहार के लोगों को जागरूक किया। 16 लाख नए वोटर बनाया गया। 70 साल के बुजुर्ग भी नए वोटर फॉर्म 6 भर के उन्होंने वोटर बना। लेकिन हमने कहा कि जो 70 साल के लोग हैं उनका नाम जो कट गया उसको आप ऐसे यूं ही जोड़िए, लेकिन उन्होंने नहीं जोड़ा। तो किसी को हम लोग कितना भी कह ले, जब सुनने वाला ही नहीं है तो उसमें हम कहीं कर ही कह सकते हैं। और रहा कि अभी सरकार स्पष्ट दिख रहा है कि बन रहे नीतीश जी के नेतृत्व में, तो हम उनको बधाई देंगे। और फिर इसमें मन क्या छोटा करना है? चुनाव में तो 2 ही परिणाम होता है, हार या जीत। वो और जीते हैं जहाँ हम हारे हैं, और फिर हमारी मजबूती से तैयारी होगी। फिर जो चीज़ जनता तक हम लोग नहीं पहुंचा पाए, जनता नहीं समझ पाए, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। अगर देखिए, इनका विकास मॉडल तो है नहीं। अगर विकास मॉडल होता तो गुजरात में 3 लाख रुपया पर व्यक्ति आय उनका है और हमारे बिहार का 60,000 रुपया है। तो ये तो विकास तो है नहीं। और उसी में 10,000 रुपया देकर वोट लेकर और सरकार बनाना, तो इसको विकास नहीं कहेंगे। इसको तो ऑलरेडी कह सकते हैं कि युवा के साथ विनाश हो रहा है। आप चूके कहा, आप लोगों से क्या गलती? आपने कहा कि रेवड़ी बांटकर नीतीश जी जीत गए, आप लोगों से क्या गलती हुई? हमें अभी एहसास नहीं हो रहा कि हमसे कोई गलती हुआ है बहुत बड़ा। और हम लोगों ने अपनी पूरा 100% हमने दिया है, पूरे गठबंधन के सभी लीडर ने दिया है। राहुल गांधी जी से भी जितना संभव हो सका उतना उन्होंने भी मेहनत किया है। और बिहार के लोगों को हम लोगों ने अपने हद तक जितना समझाना था हमने समझाया है। अभी अगर हमें भी अगर कोई चूक होगा तो इस पर अभी हम लोग मंथन करेंगे, सभी सहयोगी दल बैठेंगे, चर्चा करेंगे। अगर इसमें भी अगर कुछ कमी होगा तो उसको हम भविष्य में सुधारने का काम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों ने 100% अपना दिया है। और रहा कि जनता का मूड, माता बहन का मूड था कि नीतीश जी को फिर से लाना है, और 10,000 रुपये के कारण उन्होंने वोट दिए, उनको वोट दिए हैं, तो ठीक इस बात को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये मुकेश सहनी की पहली प्रतिक्रिया, नतीजों को स्वीकार तो कर ही रहे, लेकिन साथ में कह रहे हैं कि जिस तरीके से योजनाएं आखिरी वक्त में नीतीश सरकार ने चलाई उसके कारण से ये बम्पर जीत मिली है। और कह रहे हैं कि क्या कमी रह गई उसकी समीक्षा करेंगे आने वाले दिनों में गठबंधन के सभी दल बैठकर। बिल्कुल, जहां जैनेंद्र कह रहे हैं ना कि अभी उसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन अब तो लग रहा है कि प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि समीक्षा के साथ अगले चुनाव की प्रतीक्षा बड़ी लंबी हो जाती है। लेकिन मनोगे कम से कम इन्होंने माना तो कि ये फैक्टर्स से हार गए हम। हाँ। हमारे साथ ज्योति कुमार जी बैठे हैं, उनकी पार्टी ने, अखिलेश यादव जी ने बहुत सारे और एलिगेशन लगा दिए, अपनी पार्टी की समीक्षा नहीं की। यहाँ कम से कम वो कह रहे हैं कि नीतीश जी ने ये योजना दी, सही थी, गलत थी, क्या था, लुभाना था, लेकिन ये फैक्टर बना जिस वजह से जीत गए वो। देखिए, इस बात को आपको और भी गंभीरता से समझने का ज़रूरत है। जिस तरह सहनी जी ये बात कह रहे थे कि मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि ये जो हार है महागठबंधन का, हम लोगों का, ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का है। और पूरा बिहार सरकार बदलने की बात कर रही थी। जितने युवा हैं, महिला हैं, किसान हैं, ये जो बात कह रहे हैं कि सारे युवा, महिला और किसान सरकार बनाना चाहती थी, ये बात गलत है।
क्योंकि हमारा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन लास्ट मोमेंट में जो रहा, एक महीना 1.5 महीना, जो परसेप्शन गलत गया है, इस पर समीक्षा करने की जरूरत है, इस पर मंथन करने की जरूरत है। ये बात बोलना ये गलत बात होगा, पूरे कार्यकर्ताओं का बात गलत होगा, पूरे बिहार के 14-15 करोड़ जनता के बारे में। क्योंकि जिस तरह से क्राइम, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर, जिस तरह से किसानों के खिलाफ, जिस तरह महिलाओं के साथ मुजफ्फरपुर से लेकर अनगिनत घटनाएं, अनगिनत पुल गिर गए, भ्रष्टाचार हुए, उन बातों को लेकर आप ये कहते हैं महिलाएं ही तो सबसे ज्यादा आपको कम वोट कर रही हैं। लेकिन दिस इज ओनली द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद इन द महागठबंधन एंड दैट इज द ओनली रीजन आई थिंक। ठीक है ज्योति जी, आपके पास आएंगे। हमारी सहयोगी सिकता देव जो है वो ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है, सिकता का रुख कर लेते हैं। सिकता, जश्न का माहौल है बीजेपी हेडक्वार्टर में पटना में, क्या देख पा रही हैं आप? सिकता से संपर्क टूट गया है, फिर से उनके संपर्क करेंगे। ऋषि कुमार जी, आप कुछ कह रहे हैं? और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नहीं चला भोजपुरी कलाकारों का जादू। खेसारी लाल यादव भी लगता है पीछे छूट गए हैं। मैथिली ठाकुर को छोड़कर सभी कलाकार, भोजपुरी कलाकार, बिहार के कलाकार जिन्होंने कला को लेकर अपनी पहचान बनाई है, वो सब लगभग पीछे रहते नजर आ रहे हैं। खेसारी लाल यादव पीछे रह गए और नहीं चला भोजपुरी कलाकारों का जादू। तो हम क्या कहें इसको? लगता है कि जो जादू चलना था वो जादू सिर्फ मैथिली का चला क्योंकि सिंबल था। सारी खुद परेशान थे कि लास्ट मोमेंट पे आना पड़ा। पहले पत्नी लड़ रही थी, बाद में उनको उतार दिया गया, फिर बहुत सारी बयानबाजी हुई, और जब पूरे आरजेडी डूबी पड़ी है, तेजस्वी खुद पीछे, जो आंधी तूफान था, आंधी तूफान में तेजस्वी पीछे चल रहे हैं, पार्टी नीचे डूबी हुई है, तो खेसारी लाल की तो हैसियत कहाँ बची? विकास जी, छपरा शहरी एरिया है तो उसका भी प्रभाव, और रूडी का गढ़ है वो, मतलब बीजेपी का गढ़ है। नहीं, पूरे देश में एबीसी और रितेश पांडे, आरा बलिया छपरा एबीसी फॉर्मूला सबसे स्ट्रांग माना जाता है। आप कहीं भी किसी से मिलिए, उत्तर पूर्वांचल या फिर बिहार के, एबीसी कहेंगे, आरा बलिया छपरा। लेकिन अभी छपरा में जो हाल है खेसारी लाल यादव जिसका जिसका इंटरव्यू चला है वो चुनाव हारा है या कमजोर पड़ा है। ठाकुर का भी बहुत इंटरव्यू चला। प्रशांत, मैथिली जो है वो मिथिलांचल से आती हैं, और मिथिलांचल जो है वो एनडीए का सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है। सबसे यदि माना जाए, जिस तरह से मोदी जी पहला भाषण ऑपरेशन सिंदूर में कहाँ दिए थे, जाके झंझारपुर में अंग्रेजी में, उसके बाद मैथिली से स्टार्ट किए। उस समय मैं गया था, मैं वहीं पर था झंझारपुर में। एक तरह से पूरे बिहार में बीजेपी का सैफरन वेव कह सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद चल रहा था। दूसरी बात, झंझारपुर में देखिए जीत भी हुई है, नीतीश मिश्रा वहां से लड़ रहे थे बीजेपी के कैंडिडेट, वो चुनाव भी जीते हैं। जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं ये। लेकिन ये अजीत जी जो कह रहे हैं सैफरन ऑपरेशन सिंदूर का, तो कहीं चर्चा भी बीजेपी के किसी प्रचारक ने या प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी या अमित शाह ने नहीं, पहला वेव देखिए ना, पहला वेव में ऑपरेशन सिंदूर पे मोदी जी पूरे बिहार क्या पूरे भारत में एक तरह से वेव किए हुए थे। और वो जो है वोटर अधिकार रैली जब आया या प्रशांत किशोर, तो थोड़ा सा जो है डिस्प्लेस हो गया था। इस बार आप फाइनल चुनाव देखिए, एक तरह से नीतीश जी और मोदी जी का मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छा। अजीत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहलगाम के बाद पहली जो सभा थी वो बिहार में हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की, और उसी सभा से उन्होंने ऐलान किया था कि इस पहलगाम की घटना का ऐसा बदला लिया जाएगा कि याद रखा जाएगा, दुनिया याद रखेगी। और उसके बाद ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के नितिन नवीन 9,715 वोट से आगे हैं। बांकीपुर पटना की सीट है, पटना से सटी हुई सीट है। नितिन नवीन यहाँ पर 49,715 वोट से जीत गए। नतीजे का ऐलान हो गया है, एक तरफा वोट गया है लगता है। अनंत सिंह के बाद ये दूसरा अनाउंसमेंट है। बिल्कुल, और देखिए अनंत सिंह की अनाउंसमेंट हुई कि वो जीत गए लगभग 29,000 वोटों से, और यहाँ पर 49। देखिए झंझारपुर सीट जिसकी जिक्र कर रहे थे नीतीश मिश्रा, वो भी 43,000 वोट से जीते। तो हमेशा ही जीते हैं नीतीश मिश्रा यहाँ से। ये ललित बाबू का सीट था, ललित बाबू के बाद जगन्नाथ मिश्र का सीट था। और ईबीसी का गढ़ भी है, ब्राह्मण ईबीसी जो धानुक वोट सबसे ज्यादा यहाँ पर है। बीजेपी जेडीयू का जो एक सामाजिक समीकरण है, उस एरिया झंझारपुर मधुबनी वाले जो पॉकेट्स हैं विकास जी, वो बीजेपी का एक तरह से जो सामाजिक समीकरण है उसका गढ़ है। और एक चीज और याद रखिएगा, ये बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, यही एक तरह से इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिहार के औद्योगिकरण का जो मैप बन रहा है, ये यूनिवर्सिटी, अब बात इंग्लैंड से पढ़े हैं, बहुत ही
सलीके के मतलब बहुत ही मैं कहूँगा अच्छे नेता हैं। इनके पिता भी जो है बहुत जहीन नेता थे, काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने राजनीति की। नितिन नवीन की बात कर रहा हूँ, उनके पिताजी भी काफ़ी लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे, संगठन के अच्छे कार्यकर्ता थे। और जब उनके बेटे को मौका मिला है तो इंडस्ट्री मिनिस्टर भी है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी है, सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक है, लेकिन बहुत लो प्रोफाइल। आपको सीधे लेकर चल रहे हैं बिहार, वहां पर दिलीप जायसवाल कुछ कह रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुनाते हैं क्या कह रहे हैं दिलीप जायसवाल। हम लोगों ने 1 वर्ष पहले से पांचों दल के कार्यकर्ताओं का जिला स्तर पर 38 सम्मेलन किया और 38 डिस्ट्रिक्ट में हम सभी पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। तो ये सेना हमने पहले तैयार किया और जब सेना तैयार हो गया तब हमने डबल इंजन की सरकार और जनता के जो अरमान थे, जनता की जो मांग थी, उस जनता के जो विकास के उनके ये थे अरमान थे, उसको हमने पूरा करने का काम किया। और आपने देखा कि 1.5 वर्ष पहले से प्रधानमंत्री जी दरभंगा एम्स का शिलान्यास किए और उसके बाद लगातार 11 कार्यक्रम उन्होंने चुनाव के घोषणा के पहले किया। तो हम लोगों ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया था और अवसर में बदलने का काम किया और मतदाता को धन्यवाद। कौन से ऐसे 3-4 फैक्टर हैं जिसको आप महत्वपूर्ण मानते हैं इस तरह की सफलता के लिए? नहीं, पहला फैक्टर तो है कि अपने सेना को तैयार करना, जो हमारे कार्यकर्ता पांचों दल के थे उस सेना को तैयार करना। दूसरा था कि कानून के राज को कायम रखना। तीसरा कि बिहार के अंदर मुख्यमंत्री जी ने लगातार प्रगति यात्रा करके और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कम्युनिकेशन, पावर प्रोजेक्ट जो किसी भी विकसित स्टेट के लिए, डेवलप्ड स्टेट के लिए आवश्यक होता है, इन सब चीजों को हमने जो है धरातल पर उतारने का काम किया। और चौथा था, और वो जो सबसे बड़ा फैक्टर था चौथा, वो था कि वुमेन का एम्पावरमेंट, जो महिला सशक्तिकरण था, उनको तो देखिए दिलीप जी, शुभंकर, दिलीप जायसवाल की अगर बयान को सुना जाए तो सीधे उनके निशाने पर जो है पीके यानी कि प्रशांत किशोर थे और सीधे उन्होंने कहा कि जो अपनी हवा बना रहे थे उनकी हवा निकल गई है। तो प्रशांत किशोर अब चुनाव इस बार लड़ेंगे या छोड़ देंगे? क्योंकि 25 सीटों पर उन्होंने कहा था जेडीयू अगर उन्होंने ऐलान नहीं किया नीतीश कुमार की तरह कि मेरा ये आखिरी चुनाव। पिछली बार ये कहा था लेकिन उन्होंने कि अगर 25 से ज्यादा जेडीयू आती है तो फिर मैं पॉलिटिक्स को क्विट कर दूंगा, ये उनका स्टेटमेंट था। और उन्होंने कुछ एनडीटीवी के शोज में उन्होंने लिख के भी दिया था कि ना वो किसी को समर्थन देंगे ना लेंगे, जरूरत पड़ेगी। अब देखिए उनके समर्थन की बहुत अच्छी मुझे लगता है बिहार लेकर चलते हैं। सिकता जुड़ रही है हमारे साथ। सिकता, बिहार में बाहर बा नीतीश कुमार बा, आप बीजेपी ऑफिस में हैं, क्या है वहां पर माहौल इस समय? आप लोग लगातार एनालिसिस स्टूडियो में कर रहे हैं कि आखिर इस जीत का श्रेय किसे जाएगा। यहाँ कार्यकर्ताओं के मन में क्या है? हम बीजेपी के दफ्तर में देखिए थके नहीं है, जब से रुझान आने शुरू हुए हैं, जो भारी बढ़त मिली एनडीए को, तब से इसी तरह से यहाँ पर सेलिब्रेशन, जश्न चल रहा है। कुछ महिला कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। हमारे स्टूडियो में तो लगातार इस बात को एनालाइज किया जा रहा है कि जीत क्यों हुई। आपको लगता है जीत क्यों हुई? बिल्कुल जीत हुई है, क्योंकि हुई कैसे हुई? इसलिए कि पहले प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए विशेष काम किया है। हम महिलाओं की आधी भागीदारी होती है कि हम ऐसे नेता को जरूर जिताएं और ये मेहनत की जीत है। हम महिला आपके लिए आप किस तरह से एनालाइज करती है अपनी जीत को? मैं आज बहुत खुशी हूँ क्योंकि एनडीए का सरकार बनने जा रही है। हम लोग जश्न मना रहे हैं, पूरे पटना में जश्न इसकी तैयारी हो रही है और नीतीश और मोदी जी को हम लोग चेहरा को वोट कर रहे हैं क्योंकि विकास की गंगा जो है बिहार में आधी आबादी ने बड़ी जीत दिलाई है। मैं पीछे जाऊंगी, यहाँ पर जिस तरह से ढोल और नगाड़े बज रहे हैं और यहाँ पर ये लोग सुबह से मनोज्ञा विकास इसी तरह लगातार नाच रहे हैं। अरे मीठा मीठा कुछ खाया कि नहीं आपने सिकता जी? कार्यकर्ताओं ने आपको भी खिलाया कि नहीं मीठा अभी तक? ये मोदी कार्यकर्ता नहीं थकता है, हम लोग जोश है, ये जीत का जोश है हम में पूरा। मनोज्ञा, यहाँ पर ढोल की आवाज इतनी तेज है, आपके कोई सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी क्योंकि सवाल सुनने में नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है, जो जोश है वो बस शुरू ही हुआ है। और खबर है कि बीजेपी जो यहाँ जश्न की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मीनाक्षी हमारे साथ जो है वो कार्यकर्ताओं से अच्छा, वो पहले वो आरजेडी ऑफिस में थी लेकिन आज वहां शायद कोई पानी वानी शायद वो भी यहाँ पर आ गई होंगी। मीनाक्षी, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज चिल्ड्रन डे भी है और लालू जी के दोनों लाल जो है, थोड़ी देर पहले आप वही थी, एक 27,000 वोट से पीछे हैं, एक 5,000 वोट से।
बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। आपको किसी ने आरजेडी दफ्तर में पानी वानी पूछा था? हालांकि अब आप बीजेपी दफ्तर आ गई, यहाँ तो शायद लड्डू उड्डू बट रहा होगा। आमने सामने ही है, रोड क्रॉस करनी है केवल, पटना में तो स्थिति है। पाला बदल लिया मीनाक्षी आपने? नहीं, देखिए विकास, आरजेडी दफ्तर की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, क्योंकि एक साइड जेडीयू ऑफिस है, एक साइड बीजेपी ऑफिस है, और उन दोनों के शोर में आरजेडी दफ्तर का सन्नाटा दब गया है। लेकिन जरूरी वो सन्नाटा दिखाना भी था, क्योंकि राजनीति में ये सन्नाटा बिहार की पॉलिटिक्स में मायने रखेगा आने वाले दिन में। बीजेपी ऑफिस में मैं आई देखने के लिए कि यहाँ पर क्या उत्सव का माहौल है, लेकिन ये देखिए, ये जो जंगल राज का नारा आपने गूंजता हुआ देखा ना, तो आप सोच रही जंगल राज प्लस बेनिफिशियरी स्कीम्स प्लस महिलाओं ने जिस तरह से वोट किया, उसका असर आपको आज यहाँ के नतीजों में दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे इस वक्त 45 साल पहले अटल जी ने मुंबई के अधिवेशन अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, और प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की बीजेपी के दौर में जरा देखिए, एक तरफ बीजेपी की बिहार में जो ये बड़ी जीत हुई है, जहां पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर बीजेपी उभरी है, शायद इस बात का अंदाजा शायद भाजपा को भी नहीं था कि इतना बड़ा नंबर आएगा। लेकिन जो नंबर आया उसमें महिलाओं का योगदान और आज कार्यकर्ताओं की जो खुशी है वो देखते ही बनती है। और ये खुशी देखिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने बीते 3 महीने से लगातार अपनी ताकत जमीन पर झोंकी हुई थी। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि जितने भी महिला प्रकोष्ठ में आप सब खूब गुलाल अबीर उड़ाकर मुंह मीठा कर रहे हैं और जीत की खुशी मना रहे हैं। आप लोगों के लिए जीत कितनी बड़ी जीत है? बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी, अद्भुत जीत है। इस जीत का श्रेय किसको देंगे आप लोग? जी, यहाँ ये जीत का श्रेय या पहले तो यहाँ के वोटर को देंगे, और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय नीतीश जी को देंगे। उन्होंने काम ही इतना अच्छा किया है महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने हेतु दिन रात। महिलाओं के इर्द गिर्द सारी पॉलिटिक्स घूम रही है। बिहार को कभी महिला मुख्यमंत्री अब मिलेगी दोबारा? देखिए, वो तो अब आगे क्या होगा वो अभी हम नहीं कह सकते। मैं कह रही हूँ बिहार को महिला मुख्यमंत्री मिलेगी अब कभी दोबारा? राबड़ी जी के बाद अब बीजेपी के दौर में भी आना चाहिए। अब होगा। अब इस बार महिला शक्ति का वोट दिखा है, पूरा एनडीए में सबसे ज्यादा महिलाओं की भागीदारी रही है, तो मुझे विश्वास है कि आगामी भविष्य में महिला मुख्यमंत्री तो जरूर मिलेगी। ये मोदी जी, नीतीश जी कुछ भी कर सकते हैं, चमत्कार होता है यहाँ। नमस्कार है मोदी के सरकार में, चमत्कार को नमस्कार है, और मोदी जी जब हैं तो चमत्कार होगा। चलिए, सब यहाँ पर देखिए विकास, मनोज्ञा, सब चमत्कार का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। चमत्कार तो बीजेपी ने भाजपा की बिहार की राजनीति में किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये इसलिए भी मीनाक्षी, वहाँ पर लड्डू वड्डू बंटना शुरू हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? एग्जिट पोल बेशक दिखा रहे थे। मीनाक्षी, अभी लड्डू वड्डू मिलने शुरू हुए नहीं? खत्म हो गए हैं विकास, लड्डू बट के खत्म हो गए हैं। एक राउंड के लड्डू बट के खत्म हो गए, अभी सेकंड राउंड शुरू होगा। शाम 5 बजे दिलीप जायसवाल यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और फिर यहाँ पर नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू होगा। लेकिन इन सब के बीच देखिए, एक इंपॉर्टेंट सवाल विकास ये जरूर रहेगा अब कि बीजेपी की भागीदारी, अब नीतीश कुमार अगर चीफ मिनिस्टर रहते हैं तो क्या होगी, रोल कितना बड़ा होगा और दोनों के बीच का सामंजस्य कैसा होगा, अब सवाल इस पर भी जरूर उठेंगे। ठीक है, देखिए, आपको एक बात बता दूं, महिलाओं की बात हो रही थी। मैंने 2010 का चुनाव कवर किया था उत्तर बिहार किशनगंज में। उस समय किसी और चैनल से गए थे और मेरे बॉस मुझे 6 बजे के बाद 3 बार फोन करके बोले कि आप होटल वापस लौट जाइए, कवरेज हो गया, हम लोग मैनेज कर लेंगे। और इस बार अंतर ये है कि महिलाएं सड़कों पर खड़ी हैं। रात को 11 बजे भी अगर आप अपने होटल से उत्तर बिहार या दक्षिण बिहार कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी इलाके में, सीमांचल इलाके से लेकर, तो आप एज अ महिला असुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। आप उन महिलाओं के साथ चल के जा सकते हैं और खुद अकेले भी जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और जब ये एज एन आउटसाइडर आप महसूस करते हैं तो वहाँ की महिलाओं के लिए, जिन्होंने इतना कुछ देखा है, उनके लिए शराबबंदी कितना बड़ा मुद्दा होगा कि घर पे मार खाना बंद हो गया। उनके लिए ये सुरक्षा कि अगर मेरी बेटी घर से बाहर निकली है तो वापस घर सुरक्षित आ रही है कि नहीं। और यही बढ़ा हुआ वोट बता रहा है कि मैंडेट महिलाओं ने पूरा गेम बदल दिया है। लेकिन जो मीनाक्षी ने बात कही अपने इस लाइव के दौरान, मीनाक्षी आपके पास आऊंगा मैं, आपने कहा कि क्या बिहार को महिला मुख्यमंत्री मिलेगी, ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए, आप चुनाव देखिए बिहार का, पिछले 4 चुनाव जो है या 3 चुनाव बिहार विधानसभा के, वो महिलाओं के मुद्दे पर ही लड़े जाते रहे। और इस बार तो महिला सशक्तिकरण के लिए 10,000 रुपया महिला की योजनाओं के तहत दिया भी गया। अब अगर बिहार में मात्र सत्ता लौटती है, मात्र सत्तात्मक समाज लौटता है, तो ये राजनीति में एक बहुत बड़ा उलटफेर होगा मीनाक्षी। बिल्कुल विकास, और इसीलिए मैंने इस पॉइंट को उठाया भी, क्योंकि मैं बीइंग अ फीमेल, जब मैं यहाँ पर महिलाओं को इतना उत्साहित दिख रही हूँ
तो मेरे मन में भी ये प्रश्न है कि इनके रिप्रेजेंटेशन को लेकर बिहार में आने वाले दिनों में क्या पॉलिटिक्स होगी, वो भी तब जबकि बिहार ने राबड़ी देवी के रूप में पहली महिला मुख्यमंत्री पाई है। और उस दौर में देखिए जंगल राज और वो सब बातें एक तरफ, लेकिन एक ग्रामीण महिला जब एक दूसरी महिला को अपने ही परिवेश से निकले हुए मुख्यमंत्री आवास में देखती है, राजभवन में देखती है, तो उसका एक इम्पैक्ट एम्पावरमेंट के रूप में अलग तरह से होता है। आज आप ये जश्न की तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ झंडे लहराए जा रहे हैं, गुलाल अबीर सब उड़ रहा है, महिलाएं खूब खुशी व्यक्त कर रही हैं मोदी जी की लीडरशिप पर, नीतीश कुमार की लीडरशिप पर। लेकिन ये लीडरशिप महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन के मामले में क्या बिहार को मीनाक्षी, आप ऑलमोस्ट पूरे इलेक्शन बिहार में रही। एक सवाल मेरे जहन में जो बार बार आ रहा है वो ये आ रहा है कि बिहार के चुनाव जब भी आते थे तो हम जिक्र करते थे जातिगत चुनाव होते हैं या धर्म के आधार पर होते हैं, या तो समाज जात के नाम पर वोट देता है या धर्म के नाम पर वोट देता है। इस बार हर तरफ केवल महिलाएं सुनाई पड़ रही हैं। क्या बिहार में इस बार चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल गया है और एक नए दौर की शुरुआत है जहां पर महिलाएं जात पात धर्म समाज से ऊपर उठकर अपने हक के लेकर वोट देके आई हैं? देखिए विकास, कंप्लीटली ये कहना कि जाति शुभंकर बोल रहा हूं, नदारद रहा या उतना प्रभावी नहीं रहा, ये तो हाँ शुभंकर, ये कहना कि जाति फैक्टर कंप्लीटली नजरअंदाज हुआ या उतना इफेक्टिव नहीं था, आई थिंक ये सही नहीं होगा कहना। जाति फैक्टर ने अपनी जगह अपना रोल प्ले किया, लेकिन महिलाएं जितने बड़ा वोट बैंक बनकर उभरी, जाति से ऊपर, धर्म से ऊपर, वर्ग से ऊपर, और 8% की जो ज्यादा वोटिंग महिलाओं ने की है पुरुषों के मुकाबले, उसने यहाँ पर गेम बदला है एनडीए के लिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। दूसरा फैक्टर इसमें आप बेनिफिशियरीज का जोड़िए। बेनिफिशियरीज भी लाभार्थी वर्ग जिसको बीजेपी ने ओवर द इयर्स विकसित किया है एनडीए की सरकार ने, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट हो, तो जो ये बेनिफिशियरी वर्ग है, लाभार्थी वर्ग है, ये भी जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट करते आ रहे हैं और इसका एक बड़ा फायदा दिखाई दिया है। मैं इसमें एक बात और जोड़ूंगी, देखिए विपक्ष लगातार कह रहा था कि महिलाओं को 10,000 रुपए की रिश्वत दी गई है चुनाव से ऐन पहले। हम जब दिल्ली में बैठकर ये एनालिसिस करते हैं उसे विपक्ष रिश्वत के रूप में देख सकता है, लेकिन जिस महिला के खाते में 10,000 रुपए जा रहे हैं, छठ के लिए उसको सामान खरीदना है, मैं छठ पर्व के दौरान यहाँ कवरेज कर रही थी, छठ के लिए उसे सामान खरीदना है, पति से पैसे नहीं मांग रहे, बेटे से पैसे नहीं मांग रहे, उसके पास अपने पैसे हैं, मार्केट जाकर उसे जो सामान खरीदना है वो लेकर आ रही है, घर में राशन पहुंच रहा है। इसके अलावा बच्चियों को अगर स्कूल के एजुकेशन के लिए कुछ चाहिए, जिन बच्चियों को साइकिल मिली, जिन बच्चियों को स्कूल की ड्रेसेस मिली, आज वो बच्चियां वोटर हैं। तो आप समझिए जो ओवर द इयर्स ये कंस्ट्रक्टिव काम हुआ है उसका इम्पैक्ट यहाँ दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र मनोज्ञा ने अभी किया, मनोज्ञा आपको किशनगंज का उदाहरण दे रही थी, मैं अभी 3 दिन पहले सहरसा से लौट रही थी, रात का वक्त हो गया, मेरे घर से मेरे माता पिताजी ने मुझे फोन किया और पूछा कि अरे तुम इतनी रात ट्रैवल कर रही हो, तुम लोग ठीक से हो? तो मैंने उन्हें कहा कि लालू जी का बिहार नहीं है, ये बिहार अब अलग है, और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने अपने माता पिता को बताया यहाँ पर सफर करते हुए। ये हो सकता है कि रात के समय अंधेरा है, लेकिन कहीं पर मैं अनसेफ कर रही हूँ, मैं अनसेफ फील कर रही हूँ बीइंग अ महिला, ये मुझे महसूस नहीं हुआ। और ये एम्पावरमेंट में एक बड़ा रोल निभाता है जो नीतीश कुमार की सरकार ने बीते वक्त में बिहार को दिया है, और उसका असर आज आप इस मैसिव जीत के रूप में बिहार में देख रहे हैं। तो 2010 के सुशासन बाबू से लेकर 2025 तक फिर एक बार वापसी कर रही है एनडीए की सरकार और मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार। ये कहा तो जा रहा है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि विधान परिषद और विधायक दल सब कुछ फैसला करेंगे। बड़ा दिलचस्प होगा। ऋषि, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, यहाँ महिलाओं की भागीदारी की बात हो रही है। ठीक है, इस चुनाव में नीतीश के एम फैक्टर यानी नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के लिए जो काम किया उसका बड़ा योगदान रहा है, चाहे वोटिंग परसेंटेज हो या एनडीए की जीत में। लेकिन एक चीज़ पे आप लोगों को गौर फरमाना होगा कि महिलाओं की पॉलिटिकल भागीदारी, आप देखिए जेडीयू ने सिर्फ 13 महिलाओं को टिकट दिया, 11 या 12 बीजेपी ने सिर्फ महिलाओं को टिकट दिया। तो पॉलिटिकल भागीदारी जब देने की बात आती है तो हमारे सियासतदान इतने कंजूस क्यों हो जाते हैं? पिछली विधानसभा में आपको बता दें 26% सिर्फ महिला उम्मीदवार थी और 26% उनका रिप्रेजेंटेशन भी नहीं था। मात्र 10% आता है और 26 विधायक आती हैं कुल मिलाकर। तो अगर यही आंकड़े हैं तो बात जब महिला वोटरों की होती है तो जिसकी जितनी भागीदारी उतनी ही उसकी जिम्मेदारी भी आती है ना। महिलाएं सिर्फ घर नहीं संभालती हैं, लेकिन अब क्या सत्ता भी संभाल सकती हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ रही हैं। और अगर इसका सीधा एग्जाम्पल बिहार से शुरू होगा तो फिर क्या ही कहिएगा। एक छोटा सा टिप्पणी, रेणु देवी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थी नीतीश जी के 9th कैबिनेट में, थी ना। और दूसरी बात यह है कि
ये कहना कि बिहार की राजनीति अभी भी जाति के बेस पर है, कास्ट के बेस पर, ये मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है। प्रधानमंत्री मोदी का कितना बेस है, कास्ट बेस है बिहार में? 1% होगा। नीतीश जी कुर्मी वोट 2.9% है। 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जेपी ने आंदोलन खड़ा कर दिया, कास्ट कम्युनिटी से थे 2% से कम वोट है। तो ये कहना कि बिहार की राजनीति जो है ये कास्ट पर चलती है। बड़ी खबर आ रही है, बिहार में रुझानों में एनडीए 204 सीटों पर आगे है। बीजेपी 92 सीट और जेडीयू 82 सीटों पर आगे है। एलजेपीआर 21 सीट और हम 5 पर सीटों पर आगे है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है क्योंकि 200 पार, ये तो मतलब किसी की कल्पना में भी था कि नहीं। इसमें जो एक बड़ी बात ऐड करने वाली है वो ये कि आरजेडी के पास अब 25 सीटें बची है, यानी लीडर ऑपोजिशन जो पद है अब वो भी खतरे में सर। हाँ बिल्कुल, मतलब इससे बुरा क्या हो सकता है? और इससे भी नीचे आ सकता है। हाँ, इसी भी जो है बढ़ोतरी होते जा रहा है हर मिनट। हम जब से आए हैं 201 से 204 यादव 10,000 वोट से ज्यादा पीछे चल पीछे है। दोनों बेटे लालू के वो पीछे हैं। तो ये जो है पिक्चर बदल सकता है। ऐसा स्वीप 2010 में भी ऐसा मिरेकल नहीं हुआ था शायद। नहीं, बट एक मशहूर कहावत है जी कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। आज इस आंकड़े को देखकर आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि लालू यादव आज लगता है इस चुनाव के आंकड़ों से कि यादव वोटर भी राजद को वोट नहीं दिया। और इसका मेन कारण यही है, आपने जो कहा कि उनको लगता है कि ये जो है पूरा परिवार जो है पूरे वोट को लेके आगे बढ़ गया है और किसी का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। वही कारण है कि आज तक राजद के इतिहास में 1990 से इतना बुरा हाल नहीं हुआ। ज्योति कुमार जी, आप भी यहाँ पर हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ आरजेडी जिसको लेकर काफी लोग उम्मीद लगा रहे थे, 25 पर सिमट गई। इतना बुरा तो हाल कभी नहीं था। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। ये मतलब लीडर ऑपोजिशन गया। बहुत ही डीपली इस पर मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि इनके खुद के वोट, अगर हमारे खुद के वोट कट जाते हैं और लोग कहते हैं कि कास्ट बेस्ड इलेक्शन है और हम अपोजिशन के लोग कहते हैं कि हम इशू बेस्ड इलेक्शन लड़ेंगे और वो हमारे पक्ष में नहीं आता है, इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं महागठबंधन के लोग कहीं ना कहीं अपने जो इलेक्शन लड़ने का जो कार्य प्रणाली था, जो सामंजस्य बनाने का और जो लोगों में लेकिन एक संतोष भी तो होगा ना सर आपको कि आप अब अकेले बिल आप पर नहीं फटेगा। आमतौर पर क्या होता है, कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से हार गए। यूपी में अखिलेश जी कह दिए थे, पर हम लोगों का आप कहते हैं कि बराबर चल रहे हैं हम लोग, कंपटीशन है हमारे आपस में, कौन ज्यादा बुरा हारा? नहीं, देखिए, लोगों का विश्वास हम किन वजहों से नहीं ले पाए, क्योंकि इतनी अनियमितताएं सरकार की पिछले 5-10 सालों में रही है कि उसकी कहा नहीं जा सकता है। चाहे वो आर्थिक मामला हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, उसके बावजूद अगर ये सरकार जीत जाती है तो और केवल हमारे हम पार्टियों की जो विपक्ष की पार्टियां हैं, कार्य प्रणाली जो लड़ने की थी उसमें कई कमी है और बहुत बड़े मंथन की जरूरत है। इस पर पार्टी को देखना ही होगा। ज्योति जी, जब हम बात कर रहे हैं चुनाव की आंकड़ों की, एमवाई कॉम्बिनेशन तो एक छत्र वोट पड़ता था, इस बार क्या उसमें भी सेंध लग गई है? मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन आरजेडी और कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता रहा है। देखिए, जब हम परसेप्शन की बात करते हैं और लोगों को विश्वास दिलाने की बात करते हैं, तो जब विश्वास अगर टूटता है तो उसमें जात टूट जाती है। लेकिन अगर आप केवल मुसलमान और यादव की भी बात करते हैं तो तीसरा भी तो वोट हमें लेना चाहिए, चौथा भी तो वोट लेना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी शेड्यूल कास्ट, ओबीसी के, ईबीसी के हित की काफी बात की है, लेकिन वो पेनिट्रेट नहीं हो पाया।